गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर का जैन 25 का जो पेपर आया था उसमें जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे डायरेक्ट टेक्स्ट के रिगार्डिंग, वो अपन सारे एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 2 केस सिनेरियोज पूछे गए थे और 2 एमसीक्यूज़ आपसे अलग से पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम दोनों केस सिनेरियोज को 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1 क्या कहता है, मैं आपको हिंदी में पूरा सिनेरियो समझाऊंगा, उसके बाद अपन ये जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको साथ में अपन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, केस सिनेरियो नंबर 1 कहता है कि मिस्टर आनंद करके एक आदमी है, मिस्टर आनंद करके एक आदमी है जो एक फार्मर है, जो एक ट्रेडिशनल फार्मर है जिसकी 35 एकड़ की एक ज़मीन है, जो एक टाउन से 20 किलोमीटर दूर एग्जिस्टेंस करती है। 20 किलोमीटर दूर वो है एक टाउन से। और इस पर क्या करता है ना, वो 15 एकड़ में तो पेड़ी उगाता है। 35 एकड़ में से 15 एकड़ में क्या करता है, पेड़ी उगाता है, और जिसको एक राइस ट्रेडर डायरेक्टली उससे खरीद लेता है। अब अपन एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, वो डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप ऐसी प्रोसेसिंग उस गुड्स पे करते हो जो उसको बेचने के लिए नेसेसरी है, मतलब खेती की ज़मीन से उस प्रोड्यूस को निकालने के बाद उस पर आप वही प्रोसेसिंग करते हो जो उसको बेचने के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा आप उसको कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते हो, तो उसको बेचने से जो आपको जो इनकम जनरेट होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो वो क्या करता है, जो पेड़ी है ना 15 एकड़ में जो उगाता है उसको डायरेक्टली राइस ट्रेडर को बेच देता है। इसका मतलब कोई वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता है। उसका मतलब इससे जो इनकम आएगा उसका एग्रीकल्चर इनकम होगा। और क्या करता है, 10 एकड़ की ज़मीन पे वो शुगर केन उगाता है, यानी गन्ना उगाता है, और वो शुगर गेन है जो गन्ना है वो डायरेक्टली एक शुगर मिल कंपनी खरीद लेती है। इसका मतलब इस पर भी वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता है। अब ये कहता है जो बाकी की बची हुई ज़मीन है, और जो कहता है शुगर केन वगैरह बेचने से जो पैसा आता है ना, तो इसके पास नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस से आता है, यानी चेक से पैसा आता है इसके पास, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र से पैसा आता है इसके पास। कोई भी ये काम कैश का नहीं करता है, कोई भी ये 2 नंबर का काम ये नहीं करता है। अब अगर जो बची हुई ज़मीन है ना, बाकी जो बची हुई ज़मीन है इस ज़मीन के अलावा जहाँ पे ये शुगर केन उगाता है या फिर पैडी उगाता है, उस ज़मीन पे ये मलबरी लीव्स उगाता है। मलबरी ये लीव्स उगाता है, कोई पत्तियाँ होती है ये वो उगाता है, और ये करता है उन पत्तियों को सिल्क वॉर्म्स को खिलाता है, यानी कि रेशम के कीड़ों को खिलाता है, और वहाँ से किसी सिल्क कोकून्स बनाता है। पता है, सिल्क वॉर्म्स पत्तियाँ खा के अपने आसपास एक क्या कहते हैं कवर टाइप बना लेती है, जिसमें अपन किसको बोलते हैं, कॉटन, कॉटन बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना, सिल्क ककून्स बनाते हैं, और ये ककून्स क्या करते हैं फिर मार्केट में बेचता है। तो इसने 23-24 में इसने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख का तो पेड़ी बेचा, जो आपका टोटली आपका एग्रीकल्चर इनकम है। मैं देखो यहाँ पे 2 पार्ट बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं आपका एग्रीकल्चर इनकम का, और यहाँ बनाता हूँ आपका बिजनेस इनकम का। तो इसने क्या किया ना, 4 लाख का पेड़ी बेचा है। 4 लाख का क्या किया, पेड़ी बेचा है। ये आपका टोटली एग्रीकल्चर इनकम है। ये आपका टोटली क्या है, आपका ये एग्रीकल्चर इनकम है। तो मैं आपका एग्रीकल्चर इनकम में 4 लाख लिख देता हूँ। ठीक है। फिर इसने क्या किया, 3.5 लाख का इसने क्या किया है, शुगर केन बेचा है। इसने 3.5 लाख का शुगर केन बेचा है। तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। इसमें भी इसने कोई फर्दर प्रोसेसिंग इसने नहीं किया है। तो 3.5 लाख का आपका और एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। चलिए, इसने क्या किया, 75,000 में मलबरी लीव्स को ही बेचा है। इसने ककून नहीं बनाए, उसको नहीं खिलाया। उसने डायरेक्टली 75,000 का क्या किया है, मलबरी लीव्स ही बेच दिया है। तो ये भी उसका एग्रीकल्चर इनकम होगा, ये भी उसका क्या होगा, एग्रीकल्चर इसका इनकम होगा। अब ये कह रहा है, अब जो बाकी बचा जो मलबरी लीव्स है ना, उसको उसने ये इन कीड़ों को खिला दिया, और इससे उसने क्या बनाया, सिल्क ककून्स बना लिए। ये कह रहा अगर ये काम नहीं करता ना, ये उनको नहीं खिलाता और सिल्क ककून्स नहीं बनाता, तो ये 50,000 में उसको बेच सकता था, जो उसकी पत्तियाँ एक्स्ट्रा बड़ी हुई थी। पर उसने क्या किया, इस पर और फर्दर प्रोसेस किया, 2 लाख रुपए का खर्चा किया, स्पेंडिंग इसने 2 लाख खर्चा किया, और 3,75,000 में उसको बेचा है आगे। ठीक है, 3,75,000 में उसने आगे बेचा है। तो देखो मेरी बात समझना, अगर देखो इसने 3,75 में बेचा, अगर ये कुछ भी नहीं करता तो इसको कितने में बेच सकता था, ये 50,000 रुपये में। इसने इस पर प्रोसेस किया और 2 लाख रुपए और लगाए, इसकी वजह से उसने कितना एक्स्ट्रा जनरेट किया है,
3,25,000 रुपये, और ये 3,25,000 कमाने के लिए उसने 2 लाख का खर्चा भी किया है। तो इसने नेट इनकम कितना किया, 1,25,000, और ये इसने किया आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होगा, इससे जो इनकम जनरेट होगा वो आपको उसका बिजनेस का इनकम होगा। तो 1,25,000 इसका बिजनेस का इनकम होगा, और जो ये 50,000 रुपये है ये इसका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो इसका टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया, 8,75,000। 8,75,000 इसका टोटल एग्रीकल्चर इनकम होता है, और 1,25,000 इसका बिजनेस का इनकम होता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए MCQ नंबर 1 क्या बोलता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपन डायरेक्टली अपन को बताना है कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन अपना सही है। ये कहता है 4 लाख आपका जो पेडी का इनकम है ना, सिर्फ वही एग्रीकल्चर इनकम है, ओनली वही एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अलावा कोई आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि सिर्फ पेडी का इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अपना पेडी का भी इनकम है, अपना ये शुगर केन का भी इनकम है, मलबरी लीव्स का भी इनकम है, ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये वाला आंसर आपका गलत है। सेकंड बी बात करता है जो शुगर केन से आपने 3.5 लाख रुपये कमाए हुआ, और जो पेडी से आपने 4 लाख रुपये कमाए, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम है। ये सही है, इसको होल्ड पे रखते हैं। MCQ का मतलब क्या होता है, आपको बेटर ऑप्शन चुनना होता है। अगर आपका 2 ऑप्शन ज़्यादा सही है तो उसमें से ज़्यादा वाला सही कौन सा है उसको आपको टिक करना होता है। सी क्या बोल रहा है कि जो आपका मलबरी लीव्स का जो अमाउंट है 75,000, और पेडी इनकम है जो आपका 4 लाख रुपये, और जो शुगर केन का 3.5 लाख का इनकम है, वह आपका एग्रीकल्चर इनकम है। वह आपका क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। और ये कह रहा है वही आपका एग्रीकल्चर इनकम विल ऑल कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चर इनकम। आंसर इज नो, क्योंकि आपका 50,000 रुपये और भी एग्रीकल्चर इनकम। फिर ये कह रहा है कि जो 4 लाख आपका पेडी का इनकम है, 3.5 लाख आपका शुगर केन का इनकम है, और जो मलबरी लीव से 75,000 और 50,000 अलग से जो कमाए हैं, वो 1,25,000 आपका क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। आंसर इज यस, अपना एग्रीकल्चर इनकम इतना ही है। तो अपन को इसको टिक कर देना है और इसको भी अपन को काट देना है। चलिए सेकंड वाला कहता है कि आपका जो मलबरी लीव्स का 75,000 आपने जो इनकम रेवेन्यू जनरेट किया है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। देखो अपन ने यहाँ भी कंप्यूट किया है कि 75,000 रुपये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, और ये कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम आपका नहीं है। तो ये आंसर ही गलत है। ये कह रहा है 3,75,000 बीइंग सेल प्रोड्यूस ऑफ सिल्क कोकून्स, जो सिल्क ककून बेच के 3,75,000 आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, वो आपका टोटली एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नहीं भाई, उसमें से 1,25,000 तो अपना बिजनेस का इनकम था। सी क्या था, नेट इनकम जो आपने प्रोड्यूस किया है सिल्क ककून बेचने से, उसमें 1,75,000 आपका एग्जेम्प्ट होगा और वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। यानी कि जो आपने 3,75,000 आपने जो माल बेचा है, उसमें से 2 लाख का खर्चा हटा देंगे, तो उसके बाद जो आपका बचेगा 1,75,000 टोटली आपका एग्रीकल्चर इनकम है, जो कि पूरी गलत बात है। इसमें से 1,25,000 तो आपका बिजनेस का इनकम है, ये भी गलत है। डी बोलता है जो आपका नेट इनकम है फ्रॉम सेल ऑफ ककून 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, मतलब ये आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे इसको। तो ये बात सही है। एंड विल बी टैक्सेबल इधर एज बिजनेस और IFOS, ये सही है आपका। चलिए थर्ड की बात करते हैं। ये कह रहा है इंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर अनंत विल बी 12 लाख। कितना है भाई, 8,75,000 अपना एग्रीकल्चर इनकम है, और ये बार आपका 12 लाख है। आंसर इज गलत है ये। बी की बात करते हैं, कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,25,000। नहीं भाई, 8,75,000 है। सी क्या बोलता है, सी बोलता है एग्रीकल्चर इनकम आपका 8,75,000 रुपये है, वो सही बात है। और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,25,000 रुपये है, ये भी सही बात है। तो अपना ये सी सही होता है। डी बोलता है कि अनंत का जो मिक्स एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिला के 12 लाख का जो रिसिप्ट है ना, वो सारा नॉन एग्रीकल्चर है, वो सारा नॉन एग्रीकल्चर है। आंसर नहीं, टोटल नॉन एग्रीकल्चर अपना नहीं है। तो आपका इसी के साथ सिनेरियो नंबर 1 खत्म होता है। 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है ना कि एक मिस्टर ए नाम करके एक आदमी है, मिस्टर ए करके एक आदमी है। उसने क्या किया, अपनी वाइफ को अपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, और वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करी है, मतलब पूरा पैसा उसने नहीं लिया है। अब मेरी बात समझना, आपको प्रोविज़न बताता हूँ। अगर अपन जाएं अपने हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, अगर अपने हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में जाएं, हाउस प्रॉपर्टी आ गया है, इसमें एक सेक्शन 27 करके है, ये रहा डीम्ड ओनरशिप। ये बात करती है अगर
किसी हस्बैंड ने या किसी वाइफ ने अपनी हस्बैंड या वाइफ को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, वो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करा है, तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह का इनकम होता है तो जो ट्रांसफ़र करता है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है ना कि मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र किया है, अपनी मिसिज़ ए को ट्रांसफ़र किया है, और मिसिज़ ए क्या करती है, उससे रेंट कमाती है 2 लाख रुपए का, उससे 2 लाख रुपए का रेंट कमाती है, तो रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मिस्टर ए उसका ओनर माना जाएगा, क्योंकि उसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है। और उसका म्यूनिसिपल टैक्स 4,800 रुपये है। और मिसिज़ ए क्या करती है ना, जो रेंट आता है ना 2 लाख रुपए का, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देती है और वहाँ से 15,000 रुपये का ब्याज कमाती है। अब मेरी बात समझना, जो आपने एसेट ट्रांसफ़र करी है ना मिस्टर ए ने, तो उससे अगर जो कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, बट उस रेवेन्यू से भी अगर और रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो मिसिस ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जिसने घर ट्रांसफ़र किया मिस्टर ए ने क्या किया, घर ट्रांसफ़र किया है मिसिस ए को, तो घर से जो रेंट आता है ना वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट इस रेंट को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से कुछ और इनकम आ रहा है मिसिस ए के पास, तो वो मिसिस ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से जो 2 लाख रुपए रेंट आ रहा है वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। बस इस रेंट को जो उसने बैंक में जमा करवाया ना, और वहाँ से जो ब्याज आ रहा है वो मिसिस ए के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है, वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मेरी बात समझना, अपन को MCQs के अपन रिप्लाई देते जाते हैं, फटाफट से इनके आंसर देते जाते हैं। ये कह रहे हैं जो रेंट का इनकम और जो इंटरेस्ट का इनकम है वो कैसे चार्जेबल होगा टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ किस किस के हाथ में, वो कितना कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। पहली बात कर लेते हैं कि मिस्टर ए के हाथ में सिर्फ 2 लाख का रेंट का अमाउंट टैक्सेबल होगा और मिसिज ए के हाथ में 15,000 रुपये ये टैक्सेबल होगा। अब अगर अपन हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकालते हैं तो क्या करेंगे ना, अपन 2 लाख का अमाउंट लिखेंगे जो रेंट मिला है, उसमें से अपन लेस कर देंगे 4,800 अपना म्यूनिसिपल टैक्स, तो 1,95,200 आपका आ जाएगा। नेट अने भी आ जाएगा आपका। उसमें से आप लेस कर दोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जो हाउस प्रॉपर्टी में आपका टैक्सेबल होने वाला है, वो आपका आएगा अराउंड 1,36,640। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, और मिसिस ए के हाथ में 15,000 का अमाउंट टैक्सेबल होने ही वाला है। तो पहला आंसर बोलता है कि 2,15,000 टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथ में, आंसर इज नो, क्योंकि 1,36,000 होने वाला है। सेकंड कहता है 2 लाख टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथ में, नहीं। थर्ड कहता है मिसिस ए के हाथ में 1,36,640 रुपये टैक्सेबल होगा, अपने बोला मिस्टर ए के हाथ में होगा, ये भी गलत है। मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, आंसर इज ये सही है। फिफ्थ MCQ बात करते हैं, मिसिज ए क्या करती है ना, जो रेंट का इनकम आता है ना 2 लाख रुपये, उसको वो बैंक में नहीं डालती, उसको क्या करते हैं वो बिजनेस में लगा देती है, और वहाँ से उसको 20,000 का घाटा होता है। बिजनेस में 2 लाख रुपये लगाया उसने और वहाँ से उसको 20,000 का घाटा हुआ। उसका कोई दूसरा बिजनेस भी है, वहाँ से उसको 4 लाख का फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब उसको क्या हुआ ना, एक पहले नंबर बिजनेस दूसरे नंबर बिजनेस से उसको 4 लाख का फ़ायदा हुआ, और उसको जो रेंट का इनकम इन्वेस्ट करने से उसको 2 लाख का घाटा हुआ, 20,000 का उसको घाटा हुआ है। तो उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,80,000 रुपये, जो इसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब उसने धंधे से कितना कमाया, 4 लाख रुपये, और रेंट के इनकम से उसने कितना कमाया, 20,000 रुपये का लॉस किया उसने, तो उसका नेट इनकम कितना होगा, 3,80,000 रुपये, ये इसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। और मिस्टर ए के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हाथ में तो यही टैक्सेबल होगा, रेंट का इनकम 1,36,000 रुपये। तो देखो ये कहाँ सिमिलर अपने आंसर मिलता है। सबसे पहला कहता है कि मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, सही है, और मिसिज ए के हाथ में 3,80,000 रुपये अपन अभी कैलकुलेट किया है, तो ये सही है आंसर। सेकंड बात कर लेते हैं, 1,22,000 मिस्टर ए के हाथ में, गलत है। मिसिज ए के हाथ में, गलत है। मिस्टर ए के हाथ में 1,80, ये भी गलत है। चलिए सिक्स्थ का देखते हैं, मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र किया है अपनी प्रॉपर्टी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिसिज ए को एट द टाइम ऑफ लाइफ अपार्ट, डिवोर्स के टाइम पे। ये डाइवोर्स के टाइम पे उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दी कि भाई ले जा, भाई जा 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 ले जा, और फटाफट से मेरा घर खाली कर, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने प्रॉपर्टी दे दी अपनी वाइफ को। तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी देने के बाद जो रेंट का और इंटरेस्ट का इनकम कैसे टैक्सेबल होगा, देखो पहले प्रोविज़न पढ़ते हैं।
मैंने अभी आपको बताया कि अगर अपना वाइफ या हस्बैंड अपने हस्बैंड या वाइफ को क्या करती है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके केस में जो ट्रांसफ़र करने वाला ओनर माना जाएगा। बट इन द केस ऑफ डाइवोर्स के केस में क्या होता है ना, अगर किसी को ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो उस टाइम मिस्टर ए यानी कि जो ट्रांसफरर है वो ओनर नहीं माना जाएगा। उससे जो भी इनकम आएगा वो जिसको ट्रांसफ़र किया है यानी कि मिसिस ए, उसी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाली है, मिस्टर ए के हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेकेंड है ना, क्या लिखा है, तो ये अपने क्या हुआ है कि डाइवर्स के टाइम पे हुआ है, इसका मतलब मिस्टर ए के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मिस्टर ए के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि रेंट का इनकम मिसिस ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो चलिए एमसीक्यूज आंसर देखते हैं। ये कह रहा है मिस्टर ए के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नील टैक्सेबल होगा, और मिसिस ए के हाथ में रेंट का इनकम भी टैक्सेबल होगा और जो अदर इनकम आ रहा है उसका वो भी टैक्सेबल होगा। ये सही है। ये कह रहा है मिस्टर ए के हाथ में 2,15,000 टैक्सेबल होगा, आंसर इज नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहा है मिस्टर ए के हाथ में 2 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। ये कह रहा है मिस्टर ए के हाथ में रेंट का हाउस प्रॉपर्टी वाला 1,36,640 रुपये टैक्सेबल होगा। ये कह रहा है नहीं होगा, तो अपना आंसर होगा ए। 7th MCQ, ये कह रहा है राजू है एक करके एक आदमी है जिसने इनकम अर्न किया 25,000 का लॉटरी से, 10,000 उसने बेटिंग से कमाया है, 50,000 उसने ऑनलाइन गेमिंग से कमाया है और 5,000 का उसने पत्ते खेल के लॉस किया है। अब मेरी बात समझना, जो अपना बेसिक एग्जाम्शन का लिमिट होता है ना 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए वाला, और जो 115 अगर BSc फॉलो करते हैं अपन, तो उसके केस में जो 3 लाख का बेसिक एग्जाम्शन का लिमिट होता है वो लॉटरी के केस में, बेटिंग की इनकम के अगेंस्ट में, और आपको ऑनलाइन गेमिंग वाला या फिर क्रिप्टो करेंसी से आपने कुछ कमाया है, इसके अगेंस्ट में ये बेसिक एग्जाम्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। बेसिक वाला आपको नहीं मिलता है। अगर आपको इनकम हुआ है लॉटरी से, बैटिंग से, गैम्बलिंग से, ऑनलाइन गेमिंग से या फिर क्रिप्टो से, तो आपको जितना भी इनकम हुआ है उस पर आपको 30% की रेट से आपको टैक्स पे करना है। 30% की रेट से आपको टैक्स पे करना है। और इसमें एक मज़ेदार बात और है कि अगर मान लो आपने 2 बेट लगाई है, एक में आपने 1 लाख रुपए कमा लिए और दूसरे में आपने 2 लाख रुपए का लॉस कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, टैक्स मेकर क्या बोलते हैं कि जो आपको लॉस हुआ ना उसको तो भूल जाओ, उसको तो हमको देखना भी नहीं है उसको, जो आपको प्रॉफिट हुआ ना उस पर हमको 30% टैक्स चाहिए। मतलब कि सर हमने पूरे साल में 10 बैट खेली थी, 10 हमने बैट लगाई थी, उसमें से हम 6 जीत गए जिसमें हमने 5 लाख रुपए जीते हैं, और हम 4 बैट हार गए जिसमें हमने 2 करोड़ रुपए हार दिए हैं। तो आपको 5 लाख पर 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट को 2 करोड़ के लॉस से कोई मतलब नहीं है, और वो आप किसी से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते वो लॉस। बहुत घटिया और बहुत ही हार्श प्रोविज़न है ये कि अगर कोई बंदा लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो भी आप उससे टैक्स ले रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा इंडिया में, बट यही प्रोविज़न है कि अगर आपने लॉटरी गैम्बलिंग वगैरह से पैसा कमाया है और अगर आपने उसी लॉटरी और गैम्बलिंग में अपने पैसा गंवाया भी है, लॉस भी किया है, तो उस लॉस को आप भूल जाओ। ओनली इनकम पे आपको 30% टैक्स पे करना है। तो ये अभी क्या करें ना, आपने 25 कमाया, 10 कमाया, 50 कमाया, जो 5 हारा है ना इसको भूल जाओ भाई, इसका कुछ नहीं होगा। आप इन तीनों को जोड़ो 85,000, इस पर हमको 30% टैक्स चाहिए। देखो ये कहाँ लिखा है इन चारों में से, ये कह रहा है 30% टैक्स देना है 25 + 10 पे, और 20% टैक्स देना है 50,000 पे। क्यों भाई, ये सबको समान मानते हैं, सब पे 30%। ये कह रहा है कि 30% टैक्स देना है 25, 10, 50 और माइनस तो कुछ करने ही नहीं देते ना, ये माइनस तो ये कुछ करने ही नहीं देते, ये भी गलत है। सी बोल रहा है कि 30% टैक्स पे करना है आपको 25 + 10 + 50 पे बराबर, और आपको एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट इज़ नॉट परमिटेड बराबर, आपको 2.5 लाख वाला वो लिमिट भी नहीं मिलेगा। ये आंसर सही है। डी क्या बोलता है, आपको 30% टैक्स पे करना है 25,000 माइनस तो कुछ भी नहीं करने देते भाई, ये माइनस करते तो ये आंसर गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट अपना MCQ क्या बोलता है कि इनमें से किस पे मेट का लाइबिलिटी नहीं आता है। हमको बताइए मेट का लाइबिलिटी किस पे नहीं आता है। इंडिविजुअल एचयूएफ पे मेट का लाइबिलिटी आता है अगर वो ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं, तो उस पर लाइबिलिटी आएगा। ऐसा इसमें क्लियर दिखा नहीं है कि आपने ऑप्शनल फॉलो किया है या डिफ़ॉल्ट फॉलो किया, तो अपन मान के चलेंगे इस पर मेट का लाइबिलिटी आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड, एचयूएफ BY आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स पे नहीं करते हैं, इसका मतलब ऑप्शनल टैक्स रेजिम यानी कि ओल्ड स्लैब से टैक्स पे करते हैं,
तो उस पर तो मेट का लाइबिलिटी आता ही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है इंडिविजुअल अचीव ऑफ BOI AOP, इस पर भी मेट का लाइबिलिटी आता है अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम से जाए तो। अब ये कह रहा है इंडिविजुअल अचीव ऑफ BOI AOP पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पता है 115 BAC में आपको AMT पे करने का ज़रूरत नहीं है। 115 BAC में आपको AMT पे करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो यहाँ साफ लिखा है कि अगर आप 115 BAC फॉलो करते हैं तो आपको AMT पे करने का ज़रूरत नहीं है। एस नॉट रिक्वायर्ड टू पे AMT। इसी के साथ सारे आपके MCQs ख़त्म होते हैं जनवरी 2025 अटेम्प्ट वाले। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई होप आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अभी तो सिर्फ 2-4 महीने, 1.5 महीना बाकी है यार। अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए या कुछ भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट, आप कमेंट करो। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको उस लेक्चर या वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।